हाँ बेटा, टॉपिक हम लोग ईथर पढ़ रहे थे। तो ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। तो देखो बेटा, ईथरों में कोई सक्रिय क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया जाता। इसके अणुओं के बीच अणुओं में कोई द्विबांध और त्रिबांध नहीं होता। अतएव ईथर आपेक्षिक रूप से अक्रिय होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं तथा क्षार अणुओं, तनु अम्लों, क्षारकों से प्रभावित नहीं होते हैं। ईथर अपनी संरचना के कारण सीमित रासायनिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं और इनका जो है ये ग्रुप है भाई, यहाँ पे आर और क्या है, एकैकी इलेक्ट्रॉन है। तो इन संरचना में दो एल्किल समूह और ऑक्सीजन परमाणु द्वारा जुड़े रहते हैं, अतः निम्न रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1, इनकी एल्किल या एरिल समूह जो भी जुड़े होंगे, एल्किल या एरिल समूह की अभिक्रियाएं। नंबर 2, E3 ऑक्सीजन की क्रिया, इस ऑक्सीजन की क्रिया। दूसरा CO, भी एल्किल में C होगा तो C और O, इनकी क्रियाएं। और अगर बेंजीन वलय है तो बेंजीन वलय की क्रियाएं। अब आज आपको पढ़ना है एल्किल या एरिल समूह की क्रियाएं, रिएक्शन ऑफ एल्किल आर एरिल ग्रुप। नंबर 1, दहन, कंबसन। तो ये बहुत आसान है भाई, हाइड्रोकार्बन का जब भी दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। तो ईथर वाष्पशील तथा अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं तथा एल्कोहलों के समान वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर ईथर ले लिया और ऑक्सीजन से क्रिया, तो जितने कार्बन होंगे 2 और 2 4, तो 4 CO2 निकल गया, प्लस हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 10 हैं भाई, 10 हैं तो यहाँ 5H2 और साथ में O, और ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पे देखो 4 दूनी 8 और 5 13, तो यहाँ पर 1 है, 6 दूनी 12, 12 1 13। नेक्स्ट है बेटा हैलोजनीकरण। ईथरों की क्रिया Cl2 तथा Br2 से कराने पर अल्फा कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापन होता है। उदाहरण के लिए डाईएथिल ईथर अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया करके 1,1 डाइक्लोरो ईथर बनाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अंधेरे में क्रिया कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका जो इथर पास वाला है, हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, उसकी जगह पे Cl जुड़ गया और HCl अलग निकल जाएगा, माइनस का HCl अलग निकल जाएगा। अब दूसरा बेटा आगे फिर से फर्दर जब भी क्रिया करेगी तो फिर यहाँ का, अब उसके पास वाला, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसकी जगह Cl जुड़ जाएगा और फिर HCl निकल जाएगा। तो इस प्रकार अब क्रिया होती रहेगी। तो आपका ये क्या बन गया भाई, 1,1 डाइक्लोरो डाईएथिल ईथर। यहाँ भी 1 पर है, यहाँ भी 1 पर है, तो 1,1 डाइक्लोरो डाईएथिल ईथर प्रकाश की उपस्थिति में पर क्लोरो डाई ईथर बनता है। अगर यही अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाए तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है, अर्थात जितने भी हाइड्रोजन हैं सब क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। देखिए रिएक्शन, तो यहाँ पर देखिए डाई एथिल ईथर लिया गया है और 10Cl2 अधिक है ना, और HNu प्रकाश की उपस्थिति में, तो समस्त हाइड्रोजन, यहाँ के हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, उसकी जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बन गया
और H और इसका साथ Cl मिलकर HCl बन जाएगा, 10HCl। नेक्स्ट है बेटा पर ऑक्साइडों का निर्माण स्व ऑक्सीकरण, मतलब यहाँ कराने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः होती है अगर खुले में रख दिया जाए। फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइड ऑटो ऑक्सीडेशन, तो ईथर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से संयुक्त होकर पर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है आकर जुड़ा, हाइड्रोजन हटेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा तो उसकी जगह O जुड़ गया और फिर O, और उस O से H जुड़ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा है डाई एथिल ईथर पर ऑक्साइड, या कह सकते हैं 1-एथॉक्सी एथिल हाइड्रोपरऑक्साइड, तो ये आपका बन जाएगा। ये अपक्रिया स्वतः होती है। तो ये अत्यधिक अवांछनीय अपक्रिया है, मतलब ये अपक्रिया नहीं होनी चाहिए। वायु में खुले रखे सभी ईथरों में परऑक्साइड उपस्थित होते हैं। परऑक्साइड उच्च ताप पर अपघटित हो जाते हैं। जब परऑक्साइड युक्त ईथर आश्वित करते हैं, मतलब उनका आसवन करते हैं, तब अवशिष्ट में परऑक्साइड सांद्रित हो जाते हैं और आसवन के अंत में ताप बढ़ने पर परऑक्साइड विस्फोटित होते हैं, मतलब विस्फोट उत्पन्न करते हैं। इसलिए ईथरों के शुष्कन के लिए कभी भी वाष्पन नहीं किया जाता। और ईथरों में परऑक्साइड की उपस्थिति की पहचान के लिए इसमें ताज़ा FeSO4 विलयन और KCNS मिलाकर हिलाते हैं, और ये लाल रंग दे दे तो इससे पता चलता है कि इसमें परऑक्साइड की उपस्थिति है। ये चेक करने के लिए करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।